Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पादप आकारिकी के क्षेत्र में भारतीय योगदान या इंडियन कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं भारतीय योगदान का इतिहास, जिसमें आज आप ये पार्ट फर्स्ट देखेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी, इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट नरिशमेंट एंड मूवमेंट, प्लांट पैथोलॉजी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट टेक्सोनॉमी, प्लांट एनाटॉमी और मेडिकल बॉटनी के बारे में आप पढ़ेंगे। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी की सबसे पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी जीव या प्लांट्स की आकृति एवं उसकी संरचना और उसके विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का जब हम अध्ययन करते हैं तब हम उसे प्लांट मॉर्फोलॉजी या पादप आकारिकी कहते हैं। इसी के साथ हम पादप आकारिकी के अंतर्गत हम जीवों की बाहरी रचना जैसे उसकी आकृति, संरचना, रंग, पैटर्न इत्यादि पहलुओं का अध्ययन करते हैं। तो आइए हम समझते हैं पादप आकारिकी के क्षेत्र में भारतीय योगदान। जैसा कि आप जानते हैं ऋग्वेद में थोड़ी बहुत जानकारी प्लांट्स की मिलती है, जबकि अथर्ववेद में प्लांट्स का संपूर्ण विवरण मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अथर्ववेद है वही विश्व का पहला ग्रंथ है जिसमें पौधों की आकारिकी का संपूर्ण वर्णन सबसे पहले मिलता है। अथर्ववेद में पौधों के ग्रोथ हैबिट के आधार पर मुख्य रूप से 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। विशाखा दैट मीन्स यहाँ पर विस्तारित या फैली हुई शाखाओं को कहा गया है, जबकि मंजरी को यहाँ बड़े गुच्छों युक्त पत्तियां या फूलों को कहा जाता है। स्तंभिनी झाड़ी नुमा पौधे होते हैं, जबकि प्रस्तानवती पौधों जिनका विस्तार होता रहता है। एकाश्रंगा मोनोपोडियल ग्रोथ करने वाले प्लांट्स को जनरली एकाश्रंगा कहा जाता है, जबकि प्रतानवती रेंगने वाले पौधे या रेंकल ग्रोथ करने वाले पौधों को प्रतानवती कहा जाता है, जबकि अंशमती कई वृंत युक्त पौधों को अंशमती कहा गया है। जबकि हम कंदिनी की बात करें तो गांठ युक्त संधि वाले पौधों को यहाँ पर कंदिनी नाम से जाना जाता है। तैतरी संहिता एवं बजसैनी संहिता के अनुसार प्लांट्स के जो भाग होते हैं उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि रूट को मूल कहा गया है, जबकि शूट को तुला, यहाँ पर स्टेम को कंद, जबकि ट्विग को यहाँ पर बस, फ्लावर को पुष्प और फ्रूट्स को यहाँ पर फल कहा गया है। जबकि वृक्षों के भी अलग अलग नाम है, जैसे क्राउन को यहाँ पर स्कंद कहा गया है, जबकि ब्रांच को यहाँ पर शाखा, जबकि लीफ को यहाँ पर पर्ण कहा गया है। इन संहिताओं में पौधों को कई नामों से जाना जाता था, जैसे वृक्ष, वन, ड्रूमा, व्रताती, स्तंभिनी, प्रतानवती और अलसला के नाम से इनको जानते थे। ये प्लांट्स अलग अलग प्रकार के थे। पाराशर द्वारा लिखा गया वृक्षायुर्वेद है, जिसमें पौधों के आकारिकी रूप से विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसमें इनके विभिन्न भागों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे लीफ को पत्र, फ्लावर्स को यहाँ पर पुष्प, जबकि फ्रूट को फल, रूट को मूल और इसके बार्क को त्वक, स्टेम को कंद, हार्टवुड को यहाँ पर सार कहा गया है, जबकि सेप को स्वरस, एक्सुडेशन को यहाँ पर निरियस, स्पाइंस को कंटक और सीड को बीज, जबकि शूट को यहाँ पर प्ररोह कहा गया है। यहाँ पर इन सब भागों को आप देख सकते हैं। ये रूट है, स्टेम है, नोड है, और जो रूट के ऊपर का भाग होता है जिसमें लीफ, स्टेम, फ्लावर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, जिसको शूट या प्ररोह कहा जाता है। हमारे कई प्राचीन साहित्य हैं जिसमें पौधों की जड़ों को उनके स्वभाव के आधार पर, उनके रंग के आधार पर इनको कई प्रकारों में बांटा है, जैसे शक शिफा यानी शाखाओं से उत्पन्न होने वाली जड़ों को जनरली शक शिफा कहते हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। जबकि काले रंग की जड़ों को यहाँ पर कृष्णामूली आप यहाँ देख सकते हैं, सफेद रंग की जड़ों को श्वेत मूली और कई जड़ों वाले पौधों को जनरली यहाँ पर बहुमूली कहा जाता था। यदि 3 मुख्य जड़ों वाला कोई पौधा है तो जिसको त्रिपादी और 8 जड़ों युक्त पौधों को यहाँ पर अष्टपादी कहा जाता था, जबकि मोटी जड़ों युक्त पौधों को यहाँ पर स्थूल मूल कहा जाता, जबकि पतली जड़ें युक्त पौधों को सूक्ष्म मूल कहा जाता था। इसी के साथ पुलकित जड़ें जटामूल जड़ें कहलाती थी।
हम बात कर रहे हैं प्राचीन साहित्य की, जिसमें प्लांट्स को उनके टेक्सचर के आधार पर, रंग के आधार पर, स्वाद के आधार पर, सतह के आधार पर इनको अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। जैसे टेक्सचर के आधार पर यानी हम बात करें तो रोम युक्त जो तना होता है इसको लोमास वसन कहते हैं, जबकि मुलायम पत्ती युक्त जो पत्तियां होती हैं उनको मृदु पत्र कहा जाता है, जबकि खुरदरी और मोटी पत्तियां होती हैं उनको स्निग्ध पत्र कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रोम युक्त पत्ती, मुलायम पत्ती और ये रफ या खुरदरी पत्ती है, जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं। आकार के आधार पर यदि हम वर्गीकरण की बात करें तो दीर्घ पत्ती यानी बड़ी पत्तियों को दीर्घ पत्ती, जबकि गोल पत्तियों को मंडल पत्र कहा जाता था। चौड़ी पत्तियों को यहाँ पर विशाल पत्र कहा जाता था। आप यहाँ पर इन सब पत्तियों को देख सकते हैं। रंग पर आधारित वर्गीकरण, यदि कोई पत्ती सफेद रंग की है तो उसको श्वेत पत्र कहा जाता है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाल रंग वाली पत्तियों को रक्त पत्र, जबकि नीले रंग वाली पत्तियों को नील पत्र कहा जाता है। इसी के साथ सुनहरे रंग की पत्तियों को सुवर्ण पत्र, जबकि धुएं के रंग वाली पत्तियों को धूम्र पत्र कहा गया है। यदि हम स्वाद के आधार पर पत्तियों के वर्गीकरण की बात करें तो मीठी पत्तियों को स्वादुपत्री, जबकि तीखे स्वाद वाली पत्तियों को अम्ल पत्र कहा जाता है, जबकि कड़वी पत्तियां जो होती हैं उनको कटु पत्र कहा जाता है। यहाँ पर आप कड़वी कर लेंगे, जबकि गर्म स्वाद वाली पत्तियों को तीक्ष्ण पत्र कहा गया है। अब हम बात करते हैं सतह पर आधारित वर्गीकरण की, यानी रोमनुमा अगर कोई पत्तियां हैं तो उनको रोमस पत्री कहा जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जबकि छिद्रित पत्तियों को रंध्र पत्री कहा जाता है, जबकि छालनुमा पत्तियां वल्क पत्री कही जाती थी। इसी के साथ पर्णक पर आधारित वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो एक पर्णिकी को यहाँ पर एक पत्रिका, जबकि द्विपर्णिकी को यहाँ पर द्विपत्रिका, त्रिपर्णिकी को त्रिपत्रिका, चतुर्पर्णिकी को चतुष्पत्रिका, जबकि पंचपर्णिकी को पंचपत्रिका और सप्तपर्णिकी को सप्तपर्णी कहा जाता है, जबकि बहुत सारी जिसमें पर्णलिप प्रेजेंट होते हैं उसको बहुपत्रिका कहा जाता है। आपको यहाँ पर बता दें ये लीफ है, जबकि लीफ के यहाँ पर रेकेस से निकलने वाली जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं उनको जनरली लीफलेट्स कहते हैं या पत्रिका कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे ग्रंथों में प्लांट्स के विभिन्न भाग, जड़ के विभिन्न भाग, इनको कई अलग अलग नामों से जाना जाता था। यहाँ पर हम देखने वाले हैं फ्लावर्स के विभिन्न जो भाग होते हैं उनके लिए इन ग्रंथों में कई शब्दावलियों का उपयोग किया गया था। आइए हम इन शब्दावलियों को देखते हैं। जैसे पुष्प वृंत को जनरली प्रसव बंधन कहते हैं, यानी जहाँ से लीफ अटैच्ड रहती है उसको हम पुष्प वृंत कहते हैं, जबकि पुष्प गुच्छ पुष्पच्छद कहलाता है, यानी फूलों के गुच्छों को पुष्पच्छद बोलते हैं। कैलेक्स यहाँ पर बाह्यदल, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाह्यदल जिसकी एक यूनिट को सेपल कहा जाता है, जबकि इन ग्रंथों में इसको जलज कहा जाता था। दलपुंज या कोरोला जिसकी एक यूनिट को पेटल्स कहा जाता है, कोरोला को इन ग्रंथों में पुष्पदल कहा गया है, जबकि एंड्रोसियम इसके लिए केसर शब्द इस्तेमाल होता था, जबकि पोलेन या पराग कणों के लिए पराग शब्द इस्तेमाल होता था, और पिस्टिल के लिए जनरली यहाँ पर वराटक शब्द इस्तेमाल किया जाता था। पिस्टिल यहाँ पर इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पिस्टिल के 3 भाग हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जबकि यहाँ पर जो एंडोसियम है जिसको स्टेमिन कहा गया है, यहाँ पर आप 2 भाग देख सकते हैं, एंथर और फिलामेंट। प्राचीन ग्रंथों में पुष्पक्रमों का वर्णन भी मिलता है, यानी पुष्पक्रम पुष्पों के लगने के ढंग को हम जनरली पुष्पक्रम कहते हैं। जैसे मंजरी असीमाक्ष पुष्पक्रम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जबकि स्तवक या गुस्सक शशीमाक्ष पुष्पक्रम के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता था। हेलिकॉइड के लिए ग्रह स्थनी शब्द इस्तेमाल किया जाता था, और अम्बलेट के लिए यहाँ पर छत्र शब्द इस्तेमाल किया जाता था। पुष्पों के इन पुष्पक्रम को आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेसिमोस, साइमोस, यहाँ पर आप अम्बलेट या छत्र और हेलिकॉइड। थैंक यू।
आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा? यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें।